चैप्टर है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर लेंगे कि किस तरीके से एक्ट मूव करता है। किसी भी लेबर लॉ को पढ़ने के पहले इन सारी बातों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे आप एक एक करके कई सारे लेबर लॉ पढ़ेंगे, 19 लेबर लॉ आपके पास एक एक करके आएगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट अपन समझते हैं, होता क्या है। एक एम्प्लॉई है या वर्कर है, क्या है, वर्कर या एम्प्लॉय। दूसरे तरफ एम्प्लॉयर होता है, दूसरे तरफ कौन होता है, एम्प्लॉयर। आप भी इन सारे डायग्राम को बनाते चलिए, आपको जब पढ़ाई करेंगे तो इन सबों से एक हेल्प मिलेगा कि आपके लिए चैप्टर किस तरीके से पढ़ना चाहिए और चैप्टर के अंदर एक्चुअली हम लोगों को क्या मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, हर लेबर लॉ में कॉमन होगा। लेबर लॉ में वर्कर दिखेगा, एक तरफ वर्कर है और दूसरे तरफ एम्प्लॉयर है। वर्कर एम्प्लॉयर के लिए वर्क करता है, अपना लेबर सेक्रीफाइस करता है, और एम्प्लॉयर उसको उसके बदले क्या देता है, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। ये अग्रीड टर्म है, एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर या एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर के बीच में। और जो कुछ इसका राइट है, वर्कर का जो राइट है, इस राइट को सिक्योर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, लेबर लॉज। उसमें से एक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्कर के जितने भी राइट्स हैं ये सिक्योर करने के लिए कौन है, लेबर लॉज, अलग अलग एक्ट, राइट। लेबर लॉज हमारे वर्कर के राइट को सिक्योर करेगा। और अगर कभी भी राइट इन्फ्रिंज होगा, राइट क्या होगा, इन्फ्रिंज होगा, तो इसको रेस्टोर करने के लिए ये एक्ट इसका मैकेनिज्म बताएगा कि किस तरीके से ये सब कुछ होगा। राइट को और रिड्रेशल को, जो रिड्रेशल मिलेगा इसको इन्फ्रिंज होने पे, क्या सीख करेगा ये, रिड्रेशल। रिड्रेशल, इन सबों के बारे में हमारे को एक्ट कुछ बेसिक बातें बताएगा। एक तो बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग हर लेबर लॉ एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आएगा। वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होंगे जो एडमिनिस्टर करेंगे इस एक्ट के को, कि जो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा, वर्कर्स के राइट को किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा। दूसरे तरफ कुछ हम लोग बोल सकते हैं कोर्ट, लेबर कोर्ट या फिर रिड्रेशल फोरम या अथॉरिटी भी समटाइम्स कहते हैं। ये अथॉरिटी या रिड्रेशल फोरम और ये एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर कमिश्नर कौन होगा, लेबर कमिश्नर से भी हाईएस्ट अथॉरिटी एक चीफ लेबर कमिश्नर भी होता है। चीफ लेबर कमिश्नर, जॉइंट लेबर कमिश्नर, और डेप्यूटी लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। फाइन। और इसके नीचे है इंस्पेक्टर, कौन है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नाम से ही पता लगता है ये इंस्पेक्शन का काम करता होगा।
और अलग अलग जो वर्कर एम्प्लॉयर के एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ जाकर ये चेक करता है कि एक्चुअली एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। सो ग्राउंड लेवल स्टाफ जो सबसे पहला है वो है इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर की हायरार्की हम लोगों ने देखा है। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग चीफ लेबर कमिश्नर से बात कर रहे हैं असिस्टेंट तक, ये हमारे रिड्रेशल फोरम का हिस्सा भी है। ये फर्स्ट रिड्रेशल फोरम का हिस्सा भी है, और जब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी तो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी आएगा। लेबर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब स्पेशल पर्पस कोर्ट होता है, तो अगर सेपरेट कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया स्पेशल पर्पस के लिए तो वो ट्रिब्यूनल होता है। और फिर वहाँ अगर कोई केस जाता है, इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट में वो केस इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। फाइनली आपके पास यहाँ से सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही आप जा सकेंगे। करेक्ट। अब ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को और रिड्रेशल एजेंसी को। तो चलते हैं वापस चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की आज बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। और कुछ इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग, एक बेसिक फ्रेमवर्क को, और जितने भी नंबर्स न्यूमेरिक हम लोगों को इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे हर एक नंबर के ऊपर अपना ध्यान रहना चाहिए। 1948 लिखा है, ईयर इज 1948। सो एक क्वेश्चन आपके लिए ये बन चुका है। सो मिनिमम वेजेज एक्ट डैश, ईयर इज 1948। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इन सबों को अपने को मगअप करना है। दूसरी बात, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को के ऊपर ध्यान रखना है। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं, एक चैप्टर को पढ़ते हैं, इससे सीखेंगे कि किस तरीके से अपन ILGL के पेपर्स को तैयार करेंगे। फिलॉसफी, इस एक्ट की फिलॉसफी के बारे में बताया गया है कि ये एक्ट का फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी का मैं आपको बुलेट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, आप भी पहले मार्क कर लीजिए। और इसकी फिलॉसफी है कि इंडस्ट्री इज़ फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर इंडस्ट्री। एक छोटे छोटे नोट्स को ज़रूर बनाकर रखना है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप अपने राइटिंग में अगर इसको कहीं पे छोटे नोट्स तैयार करेंगे तो एग्ज़ाम के पहले आप इसको इजीली रिवाइज कर सकेंगे। इट मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ मैन काइंड के लिए है, न कि मैन काइंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज से मैन काइंड का भला होना चाहिए, उससे उसका लाइफ स्टाइल अब बेहतर होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लेबर के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव है। सो ये बात बहुत ही पहले इंटरनेशनल फोरम पे लाया गया था, और वो है ILO में इस बात को रखा गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैं सारे बुलेट पॉइंट्स को आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, आप भी इन सबों को याद रखिएगा। ओके। अब एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अपने नाम से क्लियर है। हर लेबर लॉ अपने नाम से ही क्लियरिटी देता है कि उस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर के वेजेस को, मिनिमम वेजेस उसको कितना मिलना चाहिए उसको सिक्योर करने के लिए। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड ये एक प्रॉब्लम रही है कि जब आप देख रहे हो कि सेम बात को एक इंटरनेशनल फोरम पे रखा गया है 1921 में। कब? 1921। हाँ, मैंने कहा था नंबर्स, हर बार नंबर्स को याद रखना। सो 1921 में, सो इस साल में ये एक इंटरनेशनल फोरम बनाया गया, और वहाँ भी इस बात की चर्चा की गई कि मिनिमम वेजेस तय होना चाहिए, फिक्स किया जाना चाहिए। भाई इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कुछ है अलग। बैकग्राउंड ये है कि अनऑर्गेनाइज है सेक्टर्स, जहाँ पे लोगों से काम ज़्यादा लिया जाता है और उसका वेजेस मिनिमम क्या हो ये उसको मालूम नहीं होता है, और इसी का गलत फ़ायदा एम्प्लॉयर
उठाता है, तो कम पैसे देकर उससे काम ज़्यादा लिया जाता है। तो क्यों नहीं उसके एक वेज को सीलिंग लगाया जाए कि कम से कम इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। यही मिनिमम वेजेज एक्ट। तो जब पहली बार इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को रखा गया 1921 में, तो इंडिया भी इस फोरम का मेंबर था, और इस मेंबर कंट्री होने की वजह से इन सारे जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको कहा गया कि आप एक यूनिफॉर्म कोड तैयार करें, आप अपने कंट्री में भी इस तरह का एक एक्ट लेकर आए। जिस तरह के ड्राफ्ट को इस इंटरनेशनल फोरम ने एक्सेप्ट किया है, उससे मिलता जुलता एक एक्ट आप हर रिस्पेक्टिव मेंबर्स अपने अपने कंट्री में लाएं। तो उसी का वजह है कि इंडिया ने भी एक एक्ट बनाया, उसका नाम था मिनिमम वेजेस एक्ट, ईयर इज 1948। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ILO कन्वेंशन, और देयरफॉर एक लॉ एस्टेब्लिश हुआ, वो था मिनिमम वेजेस एक्ट। अब एक्ट बन गया, उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्या रखा? इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम स्टैट्यूटरी वेजेस। गवर्नमेंट को एक पावर दिया गया कि एक स्टैट्यूटरी वेजेस मीन्स इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, फिक्स मिनिमम वेज। लेकिन किस तरह के वर्कर्स के लिए? क्या सारे वर्कर्स के लिए? क्या हर तरह के सेक्टर्स में प्रॉब्लम है? नहीं। इन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट। किस एम्प्लॉयमेंट में? स्पेसिफाइड। पहले इसको रुक कर समझ लेना जरूरी है। हर तरह के सेक्टर्स में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए जहाँ भी प्रॉब्लम दिखेगा कि पता लग जाए कि गवर्नमेंट को कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में है, उसको नोटिफाई करें। आप साइड में लिखेंगे थ्रू नोटिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट को स्पेसिफाइड कैसे किया जाता है? थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट जब उसको ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर दे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को, तब उसका नाम होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट। इस एक्ट के शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, और उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो वो हम लोग को स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आप साइड में साथ साथ लिखते भी रहें। सो एक्ट कंटेन्स शेड्यूल 1 हैविंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब एक बार मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन होना जरूरी है। फिक्सेशन होने के लिए ज़रूरी क्या है? पहले पता हो कि किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में इस तरह की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को जब पता लग जाए तो गवर्नमेंट क्या करे? नेक्स्ट स्टेप, उसको नोटिफाई करे ऑफिशियल गैजेट में, सो दैट कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाए। जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा तभी गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द मिनिमम वेजेस, अदरवाइज नॉट। करेक्ट? इस एक्ट को के अंदर के प्रीव्यू में लाने के लिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट को कैसा एम्प्लॉयमेंट बनाना होगा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट। अब उसका रिवीजन भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार वेजेस फिक्स कर दिया तो 10 साल 20 साल तक वही वेज लिमिट रहे, है ना? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों की कीमतों, है ना, जो भी प्राइस है वो प्राइस सब चीज़ों का हाइक होता है। तो इसका रिव्यू एंड रिवीजन की ज़रूरत है। सो रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, एक बार फिक्स हमने कर दिया तो उसका रिव्यू आफ्टर सुटेबल इंटरवल ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 5 years। सो रिव्यू कितने दिनों में होगा? सर दिनों में नहीं, साल, मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 5 years। 5 साल के अंदर आपका उसका रिव्यू और रिवीजन होना है। ठीक है? सो ये बात एक केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस लॉ यूनी चोई वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, आप दोनों को ही याद रखेंगे, केस लॉ को भी और फोरम को भी। फोरम ये सुप्रीम कोर्ट है
और केस लॉ है यूनिचोई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें इस पर्टिकुलर एक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझा गया था और केस ने भी रिसाइट किया कि टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड गवर्नमेंट इज टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स। अब स्कोप पे आते हैं। हर एक्ट का एक स्कोप मिलेगा और यूजुअली एक्ट के अंदर सेक्शन 1 स्कोप डिफाइन करता है। मैं यूजुअल वर्ड बोल रहा हूँ। सेक्शन 1 जो होता है वो स्कोप बताता है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक है। तो आपको कुछ जगहों पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कुछ में कुछ और भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे होल ऑफ इंडिया है। तो आप ना इन सबों को अलग अलग कैटेगरी में लिखना, जिसमें एक तरह का स्कोप मिले उन सबों को एक जगह पे कहीं पे कलेक्ट करना, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन में जाकर कंफ्यूज ना हो कि इसका स्कोप कैसा है। ये होल ऑफ इंडिया है, सो पूरे इंडिया के अंदर एक ही एक्ट ये लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा और अप्लाइज टू इंडिया के अंदर किस तरह के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में ही मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होगा। ओके फाइन, प्रोसीड करते हैं हम लोग। सेक्शन 2 यूजुअली डिफाइंस करता है टर्मिनोलॉजीज को और सेक्शन 2 कुछ बेसिक डेफिनेशंस रखता है। एक्ट के अंदर यूज होने वाले बेसिक डेफिनेशंस सेक्शन 2 में डिफाइन रहते हैं। सो यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। हम लोग कहते हैं कि एक्ट अपनी डिक्शनरी अपने साथ लेकर घूमता है। बोलने से ये सारे वर्ड का मीनिंग एक्ट के अंदर क्या लिया जाए वो खुद ही डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट वाला टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशन है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। ये क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सर हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो कभी नहीं सुना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मार्क कर लेते हैं हम लोग, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब कभी भी बोलेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका मतलब समझेंगे इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। किस रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और किस रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट? सर जिसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो जिनके ऊपर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है वो स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे रेलवे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, माइंस, ऑयल फील्ड्स या एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों ने समझ लिया इसको। और बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट एक डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक करके रखेंगे, एडल्ट, एडोलेसेंट, चाइल्ड एंड यंग पर्सन। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये डेफिनेशन में से कुछ पार्ट अलग अलग एक्ट में जाकर ये चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए आपको इसको याद रखना है। तो मैं सबसे पहले उल्टा चलता हूँ, मैं बोलता हूँ चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड कौन है? नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। याद रहेगा ना? और कंफ्यूज ना होना, कुछ एक एक्ट ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे ये 14 ईयर्स हो जाएगा, तो उस समय हम लोग इसके साथ उसको मार्क करेंगे, चेक करेंगे। तो चाइल्ड मीन्स नॉट कंप्लीटेड एज। अगर उसका 14 ईयर्स 364 डे है तो वो क्या है? चाइल्ड है। और 365 डे हो गया तब क्या है? चाइल्ड है या नहीं है? चाइल्ड नहीं, क्योंकि वर्ड बहुत ही पर्टिकुलर है, कहता है नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 15 ईयर्स। तो सर 15 ईयर्स का हो जाएगा तब क्या कहेंगे? तब उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। करेक्ट? कब तक?
सो कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। समझ गए सर? तो अब जब दो वर्ड समझ चुके हो तो तीसरा वर्ड भी समझ लो, ये है यंग। कौन है? यंग। यंग मीन्स चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट। ठीक है। और अब बाद बाकी एडल्ट है, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज मीन्स एडोलेसेंट, एंड कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज इज एडल्ट। तो क्या मैंने ये बिल्कुल राइट बोला? नॉट कंप्लीटेड इज 18 ईयर्स इज एडोलेसेंट? नहीं सर, आपको यंग बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? यंग बोलना चाहिए था, अप्रोप्रिएट होता। तो आपको भी इन सारी बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जा सकता, तो आप उस समय कंफ्यूज नहीं हो। एम्प्लॉय, अब हमारे को वो चार्ट याद आता है, एक तरफ वर्कर या एम्प्लॉय होता था, दूसरे तरफ एम्प्लॉयर होता था। तो एम्प्लॉय कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2I के अंदर। और एम्प्लॉयर कहाँ पे डिफाइन है? 2E के अंदर। सेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद करना होगा बिल्कुल। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स किसको कहते हैं? अरे किसी भी पर्सन को बोलते हैं एम्प्लॉय, एनी पर्सन। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट में हो, एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड। किस तरह का एम्प्लॉय होता है? अलग अलग तरह के काम करने के जो स्किल होते हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉय की कैटेगरी होती है। तो ये स्किल्ड वर्कर होता है, अनस्किल्ड होता है, मैनुअल होता है, क्लरिकल होता है। लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेशन में सिर्फ उसी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है ना, और जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड किया गया है। अदरवाइज इस एक्ट में उसकी जगह नहीं है। हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो वही सारे एम्प्लॉय हैं जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और उसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड है। ओके, तो ये तो समझ गए कि कैटेगरी कितने तरह की हो सकती है एम्प्लॉय की। कई कैटेगरी हो सकती है, लेकिन सारे एम्प्लॉय ही हैं, वेदर स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल। कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद तुम क्या होगे? स्किल्ड। सो कंट्री भी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि तुम एक स्किल्ड वर्कर बनो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज आउट वर्कर। कैसा वर्कर सर? आउट वर्कर। ये सारा इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको भी इम्पॉर्टेंट समझना है और अच्छे से समझना है। तो क्या आउट वर्कर मीन्स जो फैक्ट्री के बाहर चला गया उसको आउट वर्कर कहते हैं? अरे नहीं सर, ये काम तो करता है लेकिन फैक्ट्री के प्रेमाइसेज में रह के नहीं, वो किसी दूसरे प्रेमाइसेज में काम करता है। हो सकता है अपने घर पे काम करता होगा। तो लेकिन यहाँ पर रुक के मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ कि एक वर्ड होता है उसको कहते हैं कंट्रोल। क्या वर्ड कहते हैं? कंट्रोल। अगर तो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है पर्सन तब तो वो वर्कर है, अदरवाइज वो वर्कर कहाँ है? इसीलिए चाहे वो काम कहीं भी करे, प्रेमाइसेस के बाहर करे, लेकिन किसके कंट्रोल में है? एम्प्लॉयर के। थोड़ा और साफ समझाओ। साफ का मतलब यही है, एम्प्लॉयर ने जैसा कहा वैसा उसने कर दिया। ये बस फर्क इतना है कि एक वर्कर प्रेमाइसेस में, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में रह के कर रहा है और दूसरा अपने घर से काम करके दे रहा है, लेकिन जैसा एम्प्लॉयर ने कहा वैसा ही करके दे। क्या कंपनी सेक्रेटरी को भी आउट वर्कर कह सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी भी तो अपने घर से काम करके देंगे, हाँ या ना? नहीं सर, वी आर नॉट वर्कर्स, क्योंकि आप काम हमारे को बताते हैं, वी आर द प्रोफेशनल्स। काम के ऊपर कंट्रोल आपका नहीं है, कैसे करेंगे वो आप खुद करते हैं। आप वर्कर्स तब होते हैं जब आप कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट रहते हैं। समझ में आई बात? जब आप कंपनी में एज अ
एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ये वर्कर नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, उसका सॉल्यूशन हम अपने तरीके से आपको देते हैं। ठीक है, समझ पाए? ये क्या दो डिफरेंस है? किस बात का डिफरेंस है? डिफरेंस है कंट्रोल का। किसका डिफरेंस है? कंट्रोल का। कंट्रोल है तो वर्कर है, जिसके ऊपर कंट्रोल है वो वर्कर है, एम्प्लॉयर का कंट्रोल में काम कर रहा है। यही बात तो लोकनाथ नाथूलाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी कोर्ट ने कहा। कौन सा केस लॉ? जोर जोर से बोलिए, और हो सके तो छोटे छोटे चिट बनाकर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उस जगह पर लगाइए। याद करना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन केस लॉ पे भी आता है। इसके अलावा उनको भी इंक्लूड किया गया है जो एम्प्लॉय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एज एन एम्प्लॉय डिक्लेयर किया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड है। लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करते वर्कर की कैटेगरी में, एम्प्लॉय की कैटेगरी में? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को। ये लोग के लिए अलग से एक्ट है, हम लोग यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये तो वर्कर या एम्प्लॉय था। चार्ट के हिसाब से हमारे को एक पर्सन और चाहिए, और वो कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हु एम्प्लॉयज एनी पर्सन, एम्प्लॉयर। लेकिन इंपॉर्टेंट इज इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेज हैज बीन फिक्स्ड। ये आप लिखे। अब खास बात क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही फैक्ट्री के मैनेजर की बात करूं, ये कौन है? आप कहेंगे एम्प्लॉयर है। मैं कहूं कि कभी भी एम्प्लॉयर को डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कंट्रोल, सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो अगर कोई पर्सन किसी के सुपरविजन और कंट्रोल में काम कर रहा है, तो जो पर्सन के सुपरविजन में काम कर रहा है वो पर्सन एम्प्लॉयर है। तो यही बात एक पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एनी गवर्नमेंट। एचओडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज लिख दीजिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। लाइक सीईओ, लाइक सीईओ। सीईओ वर्ड बोलते भी हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयर। फाइनली एक वर्ड को और याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टर। किसको याद रखना है? कॉन्ट्रैक्टर। यू नो कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे हम लोग बिल्डिंग्स बनते हुए देखते हैं और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्क में हैं, सो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं, है ना? तो उनको किसने हायर किया हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर ने। इसका मतलब सुपरविजन एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर का है, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एम्प्लॉयर है। ये बात केस लॉ नाथूराम शुक्ला वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में बताया गया। अब ये बात भी याद रखनी है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात को याद करें कि हम लोगों ने कहा था कि इस एक्ट के प्रीव्यू में लाने के लिए दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है। पहला वर्ड है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट और दूसरा वर्ड है कि फॉर विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेज हैज बीन फिक्स्ड। तो ये दो बात अगर नहीं है, तो अगर कोई ब्रांच है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्लॉय है, वर्कर है? नहीं, इस एक्ट के लिए नहीं, क्योंकि इस एक्ट के प्रीव्यू में आने के लिए ये दो बातें होनी जरूरी। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सर आप बहुत देर से बोल रहे हो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? अरे बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। ये एक्ट है जो जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। हम लोग इसको जो पढ़ रहे हैं इसका एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1। इसके अंदर क्या है? शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं।
तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के बारे में गवर्नमेंट को लगता है कि इसके ऊपर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करना ज़रूरी है, ये काफ़ी समय से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस तरह के सेक्शंस के वर्कर्स को। तो जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, तो वो उसको नोटिफाई कर देती है और नोटिफिकेशन के बाद वो इस लिस्ट में एक जगह पे बैठ जाता है, इस शेड्यूल में आ जाता है। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हैं, वो भी आगे जाकर थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब क्या होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब वर्कर काम क्यों कर रहा है, किस बात के लिए? वेजेस के लिए। तो वेजेस के लिए जब वो काम कर रहा है तो वेजेस मीन्स व्हाट, तुम्हारे को इसमें से इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स वर्ड्स को याद रखना है। सो व्हाट इंक्लूड्स? HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। जब किसी फैसिलिटी के लिए पैसे दे दिए जाते हैं तो ये अलाउंसेस हो जाता है। एंड डज नॉट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, इसको परक्विजिट्स बोलते हैं, इनको पर्क्स बोलते हैं। इसका मतलब आपको हाउस मिल गया है। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह पे रहने के लिए हाउस लेते तो खर्च करते ना, तो वो वैल्यू, जिसके जितने वैल्यू का हाउस एकोमोडेशन मिला है, ये पर्क्स कहलाता है, परक्विजिट्स कहलाता है। पैसे मिल जाए तो अलाउंसेस कहलाता है, और अगर फैसिलिटी मिल जाए तो परक्विजिट्स कहलाता है। तो ये परक्विजिट्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। लाइक वैल्यू ऑफ एनी अदर एमिनिटीज। इंपॉर्टेंट बातों को मैं रिपीट करूंगा, याद रखना। PF कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बाय, हाँ, प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय के तरफ से भी और एम्प्लॉयर के तरफ से भी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये इंक्लूडेड है या नहीं है? नॉट इंक्लूडेड। LTC, ये भी पर्क्स है, सो हम लोगों को इनको याद रखना है। ग्रेच्युटी, इसके लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है। सो ग्रेच्युटी जो रिसीव किया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब 5 साल बीत गए तो फिक्सेशन एंड रिवीजन होगा ना मिनिमम वेजेस का। ठीक है, सेक्शन 3 पे आ गए। सो पहले तो फिक्स होता है और फिर रिवीजन होता है। सो हु विल फिक्स? सर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, याद है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ये कितने तरीके का हो सकता है? टाइम बेस, टाइम के बेसिस पे अगर होगा तो टाइम वर्क है ना, जैसे 30 डेज का सैलरी होता है, ये पर्टिकुलर टाइम का हुआ ना फिक्स सैलरी। तो वेज इस तरीके से फिक्स हो सकता है कि मंथली कितना दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस, जिसको कहते हैं पीस वर्क। सो कितने नंबर ऑफ पीसेज वो बनाएगा तो मिनिमम पीस रेट तय कर दिया जाएगा। एक पीस पे कम से कम इतना पेमेंट होगा। एक हो गया टाइम के हिसाब से, दूसरे पे हमने टाइम हटा दिया तो परफॉर्मेंस के हिसाब से। थर्ड है गारंटेड टाइम रेट। इस बार कह रहे हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर तुमको एक बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी तो तुम खाओगे क्या? इसीलिए तुम्हारा टाइम रेट गारंटेड कर देते हैं। इसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा बनाओगे, परफॉर्मेंस करोगे, वो एक्स्ट्रा होगा, अलग से होगा। बट टाइम, तुम्हारा एक गारंटेड टाइम रेट तुम्हारे को मिलेगा, ये गारंटेड टाइम रेट। और अगर जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा काम करोगे तो उसके लिए ओवर टाइम रेट। सो ये सब कुछ फिक्स किया जा सकता है। रिवीजन, ये सब कुछ तो फिक्सेशन हो गया। अब रिवीजन होगा। सो कितना टाइम बीत चुका? 2 साल, 4 साल। ज़रूरी नहीं कि 5 साल तक इंतज़ार किया जाए, मैक्सिमम 5 साल तक इंतज़ार हो सकता है, लेकिन इसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि वर्ड इज़ नॉट एक्सीडिंग 5 years।
सो इसका रिव्यू किया जाएगा एट अ सर्टेन इंटरवल बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, रिव्यूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिव्यू किया और देखा कि एक्चुअली इन सबों के लिए अलग अलग अब रिवीजन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से रिवीजन करेंगे, बट 5 साल से पहले ही करेंगे। जो भी करना है 5 साल से पहले करना है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आवरली बेसिस पे भी फिक्स हो सकता है, डेली बेसिस के बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी, मंथली भी, और बाय एनी अदर लार्ज वेज पीरियड भी हो सकता है, गवर्नमेंट जिस तरीके से नोटिफाई करेगी। इसके अलावा ये जो फिक्सेशन है ना, वो डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क के लिए अलग अलग, अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग, और अलग अलग लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं। फाइन। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पे। सो कब गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं करेगी जी, उसके लिए हम लोगों को एक नंबर याद रखना है। अगर होल स्टेट में इस तरह के वर्कर्स की संख्या नंबर्स लेस देन 1000 है इन सच एम्प्लॉयमेंट, तब गवर्नमेंट अभी उसके लिए रेट, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं करेगी और इंतज़ार करेगी कि 1000 से ऊपर, 1000 या उससे ऊपर हो जाने चाहिए उसमें काम करने वाले लोग, तब जाकर उसके लिए रेट फिक्स किया जाए। सो नंबर्स हमने कहा, एक नंबर बोला लेस देन 1000, यहाँ तक अभी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं। सेक्शन 4 कहता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का फिक्सेशन और रिवीजन में किन किन कंपोनेंट को ध्यान रखा जाएगा। सो हम लोग जो कंपोनेंट बनाएंगे वेजेस का, कंपोनेंट जो गवर्नमेंट तय करेगी, उसमें एक होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। एंड साथ में एक अलाउंसेस। अलाउंसेस बोलने से जो डियरनेस अलाउंसेस आपने सुना है, महंगाई भत्ता, समय बीतता जाता है और इन्फ्लेशन के वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिक्सेशन रिवीजन तो के करते समय इन बातों को ध्यान रखा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, सो दैट के अलाउंसेस भी उस हिसाब से, डीए भी उस हिसाब से बढ़ाया जाए। तो एक बेसिक होगा, प्लस बेसिक के साथ साथ डीए होगा, या स्पेशल अलाउंसेस, आप इसको वेरिएबल कह सकते हैं, जैसा ज़रूरत होगा, सर्कमस्टांसेज होगा, उस हिसाब से ये अलाउंसेस फिक्स किया जाएगा। सो पहला तरीका हमने सीखा, बेसिक प्लस वेरिएबल अलाउंसेस, हम लोग इसको कहते हैं बेसिक प्लस वेरिएबल अलाउंसेस। दूसरे में बेसिक प्लस डीए को विद और विदाउट, बेसिक दोनों तरीके से तय हो सकता है, विद और विदाउट, जैसी ज़रूरत होगी, वेरिएबल पार्ट है ये, प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। सो किसी किसी इलाके में इस तरह का एक कस्टमरी होता है, मान लो राइस मिल्स है, तो वहाँ पे कंसेशनल रेट पे कमोडिटीज़ सप्लाई किया जाता है, एसेंशियल कमोडिटीज़, तो उस तरह से भी ये चीज़ फिक्स किया जा सकता है, लेकिन उसका कैश वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि इसको कितनी वैल्यू दी जाएगी। थर्ड हो सकता है लमसम, मीन्स ऑल इंक्लूसिव रेट, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, बेसिक भी है, डीए भी है, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। सो ये तीन तरीके से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, और रिवीजन भी किया जा सकता है। प्रोसीजर्स क्या है फिक्स करने का और रिवीजन करने का। सो पहले तो ये बात याद रहे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, और फिक्स करने के लिए टाइम पीरियड है, जो रिवीजन करने के लिए टाइम पीरियड है वो कितने सालों तक का है, मैक्सिमम 5 इयर्स का। तो मेथड क्या होता है? दो मेथड, वन इज कमिटी मेथड,
क्या मेथड? एंड अनदर इज नोटिफिकेशन मेथड। दोनों में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। कमिटी मेथड में गवर्नमेंट पहले कमिटी बना देती है। क्या करती है गवर्नमेंट? पहले कमिटी अपॉइंट कर देती है, और इस कमिटी का काम है कि नेसेसरी इंक्वायरीज होल्ड करना, देखना, चेक करना उस लोकेलिटीज़ में कि एक्चुअली क्या इन्फ्लेशन है और लोगों का पहले से वेज कितना रहा है। ये सब करने के बाद वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। कमिटीज़ का क्या काम है? एडवाइस करना टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। तो आप लिख लीजिए कमिटी, हाँ एरो देकर लिखिए, एडवाइस टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डैश देकर लिखिए गवर्नमेंट मे और मे नॉट कंसिडर द एडवाइस, फिर डैश देकर लिखिए फिक्स और रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, फिर डैश देकर लिखिए नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट। सिंपल हो गया। कमिटी मेथड मतलब गवर्नमेंट ने पहले कमिटी बना दिया, कमिटी का काम है इंक्वायरी करना, इंक्वायर कर लेंगे और वो गवर्नमेंट को नेसेसरी एडवाइस करेंगे। गवर्नमेंट का काम है एडवाइस को मानना या नहीं मानना। गवर्नमेंट को जो अप्रोप्रिएट लगेगा उस तरीके से वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर देगी या उसको रिवाइज करेगी और फिर ऑफिशियल गजेट में उसको पब्लिश कर देगी। जो रेट पब्लिश हो गया वो रेट आगे से फिक्स हो गया। सेकंड मेथड इज नोटिफिकेशन मेथड। सेकंड मेथड इज राइट। इस बार एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? नोटिफिकेशन इश्यूड बाय गवर्नमेंट सीकिंग प्रपोजल्स फ्रॉम द पर्सन्स अफेक्टेड, ऐसा पहले लिख देंगे। और उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर्स चल रहा था वो सब कुछ शुरू हो जाए। क्या कहने का मतलब कि जो तुमने कमिटी मेथड में सीखा ना, कमिटी मेथड से पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी पब्लिक एट अ लार्ज को। किसको? पब्लिक एट अ लार्ज। कि मैं ज़रा उन लोगों से भी पूछ लूँ जिन लोगों को एक्चुअली ये अफेक्ट करेगा, जो लोग कंसर्न्ड पर्सन है। समझ पाए? कंसर्न्ड पर्सन जो हैं उनसे हम लोग पहले उनका मत समझ लें कि उनका क्या कहना है और उनको एक टाइम दे देते हैं। लेकिन टाइम कितने समय तक कम से कम उनके पास समय मिलेगा? 2 months, नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये लोग 2 महीने तक का मिनिमम टाइम इनको मिलेगा और गवर्नमेंट को प्रपोजल अपना दे सकते हैं। ओके फाइन राइट। उसके बाद बाकी जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कमिटी मेथड में पढ़ा वही चलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट में और मे नॉट अपॉइंट कमिटीज, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती कमिटी, फिर प्रोसीड जैसे कर रहे थे उस तरीके से। तो मैं फाइनली आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कमिटी तो अपॉइंट किया है, लेकिन कंसल्टेशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इज ऑब्लिगेटरी फॉर रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नॉट इनिशियल फिक्सेशन। जिस समय में दो अलग अलग बातें हैं, एक है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस और दूसरा है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। सो जब कभी भी रिवीजन होगा उस समय में कंसल्ट करना विद एडवाइजरी बोर्ड कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है गवर्नमेंट के लिए। उसके एडवाइस को मानना या न मानना गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई शैल वर्ड नहीं है, मान भी सकती है गवर्नमेंट और नहीं भी, मे वर्ड है। कन्फर्मेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन द गवर्नमेंट टू यूज ईदर ऑफ द टू प्रोसीजर्स, ये और ये सेक्शन आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। हम लोग उसके लिए एक केस लॉ को, ये आप केस लॉ को भी अंडरलाइन कर लीजिए, चंद्र भवन बोर्डिंग वर्सेस एंड लॉजिंग बेंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस, जिसमें गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है दो मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है फॉर फिक्सेशन और
रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। एक केस और भी है, एडवर्ड मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का केस। ये केस लॉ ने बोला कि जो कमिटी अपॉइंट किया गया है ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट इसको फॉलो करे ना करे उसके रिकमेंडेशन को, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है। फाइनली एक लाइन और भी टिक कर लोगे, इफ नो एडवाइस इज गिवन बाय द कमिटी और इफ inadequate advice is given, it doesn't mean that appropriate government is deprived of its powers. Means अब ये भी बात है कि अगर कमिटी ने कोई एडिक्वेट एडवाइस नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी से हाँ डिप्राइव हो जाए, कि वो फिक्स ना करे, रिवाइज ना करे। कमिटी का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि ये तो ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट का कि उसको फिक्स करे और रिवाइज करे। एडवाइजरी बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन पे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 7 के आगे थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, क्योंकि सेक्शन 8 हम लोग को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करेगा। तो साथ साथ पढ़ते हैं। दो तरह का एडवाइजरी बोर्ड देख रहे हैं, एक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 8 और सेक्शन 7 स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। नाम अपने आप ही क्लियर है, एक स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए है। तो पहले चलते हैं स्टेट से, सेक्शन 7 पे चलते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, सो एडवाइजरी बोर्ड का पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद ही वो एडवाइस दे पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूट करेगी और उसका रोल होगा कि वो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट एडवाइस दे। कंपोजिशन को याद रखना है। अब गवर्नमेंट नॉमिनीज पर्सन्स रहते हैं एडवाइजरी बोर्ड में, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट करते हैं। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले नॉमिनेटेड पर्सन्स गवर्नमेंट के थ्रू इसके मेंबर्स होते हैं एडवाइजरी बोर्ड के। और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी रहते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1/3, नॉट एक्सीडिंग 1/3 वर्ड बोला है, नॉट एक्सीडिंग 1/3। दोनों बातों को याद रखना। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के नॉमिनेटेड पर्सन्स आए हैं बोर्ड में, उनका नंबर्स इक्वल है, उनका नंबर्स कैसा रहेगा, इक्वल है, और इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 1/3 है। तो अगर एक मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखूं कि ये टोटल बोर्ड के मेंबर्स 8 हैं, तो मैं तुम्हारे को कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट पर्सन्स 2 हैं, तो कितने एम्प्लॉई और कितने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नॉमिनेटेड होंगे। बोर्ड के टोटल मेंबर्स 8 हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन्स 2 हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कितने कितने हैं। सर ये 3 हैं, क्योंकि अगर 2 इंडिपेंडेंट हैं तो रिमेनिंग कितने हुए, 6, और दोनों इक्वल नंबर्स में रहेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इक्वल नंबर्स में रहेंगे। सो इसका मतलब है 3 एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा तो 3 एम्प्लॉय की तरफ से। बट इन एनी केस इंडिपेंडेंट पर्सन्स का नंबर नॉट एक्सीडिंग 1/3। ठीक है। सो कंपोजिशन आपको समझ में आ गया। एक और भी केस लॉ बोलता हूं, यह है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरिराम नाथवानी का। इसमें क्या डिसाइड हुआ, ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट पर्सन। सिर्फ इस बात से कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये राइट नहीं है, कोर्ट ने बताया। अब क्या रोल था स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, किस काम के लिए था, किसको एडवाइस देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड दोनों को एडवाइस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। साथ साथ
इनके जो कमिटीज़ रहते हैं इन सबों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाता है। जितने भी बोर्ड्स हैं, एडवाइजरी बोर्ड्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन। और कंपोजिशन की बात करते हैं तो सेम एज, आप उसको लिख भी सकते हैं सेम एज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 7 के जैसा, डिफरेंस नहीं। मिनिमम वेजेस वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा कि मिनिमम वेजेस को किस तरीके से पेड किया जाएगा, पेड इन कैश और इन काइंड। मिनिमम वेजेस शैल बी पेड इन कैश, वर्ड याद रखना है। कैसे पेमेंट होगा? कैश में। हाँ, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर कस्टम है, कस्टम मतलब समझते हो, काफ़ी समय से इस तरह का किसी लोकेलिटी में एक प्रिवेलिंग कस्टम्स है, चल रहा है, तो कस्टम्स है कि उसको काइंड में पेमेंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो कस्टम्स है तभी काइंड में पेमेंट करने से पहले गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बिना ये काइंड में पेमेंट नहीं हो सकता है। करेक्ट? तो जब तक कि गवर्नमेंट इसको नोटिफाई ना करे कि कस्टम्स होने के बाद वो चेक करेगा कि हाँ इस तरह का पेमेंट हो सकता है, तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड रेट प्रेस्क्राइब करेगा कि तुम किस कमोडिटी का प्राइस क्या दोगे। मीन्स अगर मान लो एक राइस मिल में काम करने वाला वर्कर है, तो दिन भर काम करता है और उसको 100 रुपीज़ पेमेंट किया जाना था, तो उसको 2 किलो तुमने राइस दे दिया, 2 केजीज। अब ये 2 केजीज राइस क्या उसके वेजेस को अप्रोप्रिएट कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? जब तक कि उसका रेट, एस्टिमेटेड रेट गवर्नमेंट फिक्स ना करे। तुम तो अपने हिसाब से 1 किलो देने के बाद ही कहोगे 100 रुपीज़ का हो गया, एम्प्लॉयर तो यही कहता। तो पहले 2 बातें, पहले कि गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि काइंड में पेमेंट हो सकता है, वो जहाँ पे कस्टम्स है इस तरह का प्रिवेलिंग कस्टम्स, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऐसा नोटिफाई कर सकती है। दूसरी बात, उसके लिए रेट भी प्रेस्क्राइब करे। सो रेट जब तक प्रेस्क्राइब नहीं है और नोटिफिकेशन नहीं है कि काइंड में पेमेंट हो सकता है, तो काइंड में पेमेंट नहीं हो सकता। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एम्प्लॉयर। यस, तुम ये नहीं कह सकते हो कि इस साल घाटा लग गया है, इस बार आपका वेजेस नहीं देते। उसने तो अपना लेबर दे दिया ना, वो तो लेबर सेक्रीफाइस कर चुका है। तो अगर ऐसा है तो ये कंपलसरी है एम्प्लॉयर के पार्ट पे कि प्रॉफिट है या लॉस है, मिनिमम वेजेस शैल बी पेड। ये केस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, कमानी मेटल वर्सेस वर्कर्स का। ओके? और कितना? सर किसी भी हालत में जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेज फिक्स्ड है अलग अलग क्लास के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उससे नीचे नहीं पेमेंट होगा। तो अगर आप अनस्किल्ड हैं, आप स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वेज रेट फिक्स है, उतना मिनिमम दिया ही जाना है, विदाउट एनी डिडक्शंस, विदाउट एनी डिडक्शंस एक्सेप्ट एज में बी ऑथराइज्ड बाय द एक्ट। एक्ट ने जिस चीज़ के लिए डिडक्शंस अलाउ किया है सिर्फ वही अलाउेबल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कट करके नहीं दे सकते। ठीक है? हाँ, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हायर रेट ऑफ वेजेस का एग्रीमेंट हुआ है तो आप हायर रेट ऑफ वेजेस दे सकते हैं, उस केस में मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये वर्कर्स या एम्प्लॉय का वेलफेयर लेजिस्लेशन है, सो इसीलिए हायर दिया जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए कोई एक्ट मना नहीं करता। ये सब तो हो गई मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की बात, वेज की बात। लेकिन वेज के लिए जरूरी है कि पहले तो टाइम फिक्स करें, कितना देर काम करेगा, तो रेट उसी के हिसाब से होगा ना।
ऐसा तो हुआ कि तुमने रेट फिक्स कर दिया और टाइम फिक्स ही नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है 2 टाइम का काम करो और रेट तो तुम्हारा फिक्स है, इतना ही रेट दे। तो इसका मतलब है कि टाइम फिक्स करना जरूरी है। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम भी फिक्स करेगी। तो टाइम क्या होगा, नॉर्मल टाइम फिक्स करेगी। सो फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, नॉर्मल वर्किंग आवर उसको फिक्स करेगी। इंक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स, लंच आवर 9 आवर्स होता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 9 आवर्स इंक्लूसिव ऑफ लंच आवर, और साथ में जो भी बीच में चाय पानी के लिए भी टाइम निकाला जाता है, वो सब कुछ इंक्लूसिव ऑफ 9 आवर्स। तो टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर इज इक्वल टू 9 आवर्स। कितने दिन, 7 डेज में से एक दिन रेस्ट का, अ डे ऑफ रेस्ट, 7 डेज में से एक दिन रेस्ट का। सो ये रेस्ट डे होगा। और अगर रेस्ट डे के दिन काम पे बुलाओगे तो उसके लिए तुम्हारे को ओवर रेट देना होगा, डबल ऑफ नॉर्मल रेट। ओवर रेट इज इक्वल टू डबल ऑफ नॉर्मल रेट। प्रोवाइडेड दैट, ये सब कुछ नॉर्मल रेट, नॉर्मल वर्किंग आवर जो हमने फिक्स किया है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 9 आवर्स का, ये सब कुछ वेरी करता है अगर सर्कमस्टांसेज एग्जिस्ट करता हो। डिफरेंट सिचुएशंस में ये सब सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लगाते हैं। अर्जेंट वर्क है, किस तरह के सिचुएशंस में, अर्जेंट वर्क में ये काम नहीं करेगा, अर्जेंट वर्क में ये काम नहीं करता है नॉर्मल वर्क में। और कंप्लीमेंट्री वर्क विच इज़ नेसेसरी, जनरल वर्किंग को पूरा करने के लिए कुछ कंप्लीमेंट्री वर्क है, जब तक वो नहीं होगा तब तक जनरल वर्क पूरा नहीं होगा, आगे नहीं काम बढ़ेगा। तो कंप्लीमेंट्री वर्क या इसेंशियल वर्क, इसेंशियल जो सप्लाईज होता है उसके लिए, टेक्निकल रीजन से इसको एक टाइम के अंदर कंप्लीट किया जाना हो तब भी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा सामान खराब हो जाएगा। टेक्निकली उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए उतनी देर में, तो अगर नहीं हुआ तब टाइम एक्सटेंड कर सकता है। या फिर नॉर्मल सेंस में उसका काम पूरा नहीं हो, एम्प्लॉय इंगेज्ड इन एनी वर्क विच कुड नॉट बी कैरीड ऑन। सो नॉर्मल वर्किंग आवर में अगर काम पूरा नहीं होगा तो फिर ये जितने भी हम रीजन्स पढ़ रहे हैं ये सर्कमस्टेंशियल है। ये देख रहे हैं हम लोग कि अर्जेंट टाइप का काम है, उसमें नॉर्मल वर्किंग आवर ये नहीं है कि वो 9 आवर्स के बाद छोड़कर चला जाएगा और कहेगा कि नहीं अब मेरा टाइम ओवर हो चुका है। सो नॉर्मल वर्किंग आवर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब हम लोगों ने कहा कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड जाकर, मीन्स रेस्ट टाइम में जब काम कर रहे हैं तो उसके लिए रेट भी डिफरेंट है, और रेट इज ट्वाइस ऑफ नॉर्मल रेट। सो ये इसको कहते हैं ओवर टाइम फिक्स्ड। अगर उससे भी ज़्यादा अगर कोई रेट दिया जा रहा है तो विच एवर इज हायर रहेगा। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, 9 आवर्स अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक, ये नॉर्मल वर्किंग आवर है। आपको याद रखना है कि इसके बियॉन्ड हमारा ओवर टाइम का रेट स्टार्ट होता है। ठीक है, 9 आवर्स अ डे स्लैश 48 आवर्स अ वीक, ये है नॉर्मल वर्किंग आवर्स, और इसके बियॉन्ड ओवर टाइम का रेट स्टार्ट होता है। वेजेज ऑफ अ वर्कर हु वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर, अब एक वर्कर है ये नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करता है तो क्या रेट देंगे। सर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, दो अलग अलग टाइप का सिचुएशन हो सकता है और दोनों सिचुएशन में दो अलग अलग बातें हो सकती है। क्या, फर्स्ट, अगर एक तरफ है कि एम्प्लॉयर के पास वर्क नहीं है, एम्प्लॉयर
काम नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज है वो दिया जाएगा। देन वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे का जो भी वेजेज होगा कंप्लीट। वो तो ड्यूटी पे आ चुका है सुबह ही, तुम्हारे पास काम नहीं है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसको तो फुल वर्किंग डे का सैलरी देना होगा। लेकिन सिचुएशन डिफर करता है। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे, कब? जब वो उस काम को नहीं करना चाहता है, अनविलिंगनेस, और नॉट बाय द एडमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम विद वर्क। तो अगर फेल्योर्स टू वर्क और अनविलिंगनेस ऑफ वर्क, तो काम नहीं कर पाएगा या काम नहीं करना चाहता है, या इस तरह का कोई सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन में एम्प्लॉई डिफॉल्ट पे होगा, तब उसको फुल डे का सैलरी नहीं मिलेगा। तो दो अलग अलग टाइप के सिचुएशंस देखे हमने। सिंपल, एम्प्लॉयर काम नहीं दे पाएगा तो फुल डे की सैलरी देगा, और अगर एम्प्लॉय खुद नहीं कर पाएगा उसको, तो जितने टाइम कर पाया काम उतने देर की सैलरी मिलेगी। अगर वो दो अलग अलग क्लास में काम करता है तब क्या दोगे? वो एक्चुअली है स्किल्ड वर्कर, तो कुछ देर तो तुमने उसको काम करवाया अनस्किल्ड में 4 घंटे, और 5 घंटे तुमने काम कराया स्किल्ड का। दो अलग अलग क्लास का काम करवाया तुम, और दिन के शाम को उसका जो पेमेंट कर रहे हो, उस समय तुम अनस्किल्ड वाला तुम उसको पेमेंट दे रहे हो, या सेमी स्किल्ड वाला पेमेंट दे रहे हो। तुम उसको कह रहे हो तुम तो सेमी स्किल्ड वाला काम कर रहा था, तो उस समय ये रूल सेक्शन 16 अप्लाई होगा। जितने देर के लिए जिस क्लास में उसने काम किया है उसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो होगा वो अप्लाई करेगा। तो 4 आवर्स के लिए सेमी स्किल्ड का और 5 आवर्स के लिए स्किल्ड का। ठीक है, यही रूल चलेगा। अंडरलाइन कर लीजिए, वेजेस शैल नॉट बी लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। एक और सिचुएशन चलते हैं। सेक्शन 17 कहता है कि एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क। हम लोग उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बोल रहे हैं कि तुम जितना काम करेगा, जितना पीस तैयार करेगा, उस हिसाब से तुम्हारा पेमेंट करेंगे। जबकि उस पर्टिकुलर क्लास के लिए मिनिमम रेट जो फिक्स है वो टाइम के हिसाब से है। मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर द एक्ट। तो उस केस में एक्ट की बात मान लो, एक्ट ने कहा कि उसको पेमेंट नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट से होना चाहिए। तुम अपने मन से जो फिक्स है उसके अलग नहीं जा सकते हो, तुम पीस रेट पे उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिक्स टाइम रेट। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस आपको अलग अलग लेबर लॉ में मिलेंगे, और इनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करना है। सेक्शन याद रखिएगा। सेक्शन 18 कहता है कि एम्प्लॉयर, कौन? एम्प्लॉयर रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। कौन एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहा है, किस क्लास में काम कर रहा है, कितने देर काम कर रहा है, उसको क्या वेजेस पेमेंट किया गया है। क्या ये हिसाब एम्प्लॉय रखेगा? नहीं, एम्प्लॉयर रखेगा। एम्प्लॉय तो सिर्फ काम करेगा और घर जाएगा शाम को। तो ये रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा हु? एम्प्लॉय। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर। बाकी सब इसके अंदर वही बातें लिखी गई हैं कि वो इन सबों को मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखेगा, जिससे हर एम्प्लॉय को पता हो कि किस रेट में किस क्लास का क्या मिनिमम वेजेस फिक्स है, या वहाँ पे कितना दिया जा रहा है। जब वो पेमेंट हो तो उसका जो वेज पेमेंट होगा उसका वेज बुक, वेज स्लिप वगैरह भी मेंटेन किया जाएगा। इंस्पेक्टर्स, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखा था चार्ट में। तो एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका सबसे लोएस्ट रैंक का ऑफिसर आया है और उसका नाम है इंस्पेक्टर। वो
फैक्ट्री में एंटर कर चुका है, सेक्शन क्या है उसके पास, सेक्शन 19 का पावर लेटर। कहाँ से इम्पावर्ड है वो फैक्ट्री में एंटर करने के लिए, सेक्शन 19 कहता है कि वो एंटर कर सकता है प्रेमाइसेस में। कब, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फैक्ट्री खुलती है और वो आया है रात के 10 बजे, कर सकता है। रीजनेबल आवर्स में कीजिए, रीजनेबल आवर्स, क्या आवर्स, रीजनेबल आवर्स। और किस काम के लिए आया है वो, एक्ट के पर्पज को सिक्योर करने के लिए। तो सिक्योर कैसे कैसे करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, सर्च करेगा, एग्जामिन करेगा एम्प्लॉय का। सर इसका क्या मतलब एग्जामिन, पूछेगा कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारे को कितना सैलरी मिलता है, तो उससे उसको पता लग जाएगा कि ये सेमी स्किल्ड वर्कर है और इसको एम्प्लॉयर क्या सैलरी दे रहा है, क्या एक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। इस तरीके से वो अपना सारा काम करेगा। एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिए। सुपरवाइज करना, सीज करना एनी कॉपीज, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह। इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट अंडर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हम लोग अंडरलाइन करें। अब रिड्रेसल पार्ट में आते हैं। ऑथोरिटी बोलने से रिड्रेसल अथॉरिटी, और क्लेम बोलने से क्लेम बाय द एम्प्लॉय और वर्कर। सो किस किस तरह का क्लेम होगा वर्कर का, तुमने बहुत सारे पिक्चरों में देखा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से क्लेम करता है, डिस्प्यूट होता है ना, तो किस किस तरह का क्लेम करता है। तुमने हमारे को कम पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तुमने छुट्टी के दिन हमारे से काम करवाया तो ओवर टाइम का रेट नहीं मिला, ओवर टाइम का रेट मिलना चाहिए ना छुट्टी के दिन। सो ये सारा चीज़, और ये बात किसको जाकर बताएगा, रिड्रेसल फोरम कौन है उसके पास। सर उसके पास ये कमिश्नर्स हैं, याद आए कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। सो ये सारे लोग हैं जो इनकी बातों को सुनेंगे, अथॉरिटी हैं। तो कमिश्नर ये जो अपॉइंट हुए हैं वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर अपॉइंट हुए हैं, यही सारे लेबर लॉ को देखते हैं। इनके पास वर्कर जाएगा और अपनी बात बताएगा। तो अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड, द अथॉरिटी में भी इधर कमिश्नर फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर हो सकते हैं, या अदर ऑफिसर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेबर कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने अलग अलग लेबर कमिश्नर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अलग लेबर कमिश्नर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो दो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल है उसके लिए अपने अथॉरिटीज़ होंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के लिए अपने अथॉरिटीज़ होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो उनके पास जा सकते हैं। एक और भी पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है कमिश्नर के रूप में, वह है एनी अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस ऑफ जज ऑफ सिविल कोर्ट। तो इन लोगों को भी ये भी अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, ये तो अथॉरिटी है जिनके पास जाकर, हाँ ये भी मजिस्ट्रेट, एक अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप का मजिस्ट्रेट जो आप जिसको कह सकते हैं जजेज हैं, आप इसको कहें जज। हाँ लोअर लेवल नहीं, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग टाइप के कोर्ट हैं जो, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ये स्मॉल काउजेस फॉर स्मॉल कॉजेस। अब बात है कि हु में अप्लाई, प्रॉब्लम किसको थी, एम्प्लॉई को। तो कौन बताएगा बात, एम्प्लॉई हिमसेल्फ। लेकिन एम्प्लॉई नहीं रहा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो अपना वकील भी हायर कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर। ट्रेड यूनियन पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके बदले कौन जा सकता है,
ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कैसा ट्रेड यूनियन? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अंडरलाइन करना, एग्जामिनेशन हॉल में यही वर्ड भूलोगे जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के तरफ से भी सुओ मोटो एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में से इंस्पेक्टर भी सुओ मोटो इस तरह का जो बात रख सकता है गवर्नमेंट के लोग। और इसके अलावा कोई और भी पर्सन्स विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी, बोलने से कमिश्नर की अथॉरिटी से, कोर्ट की अथॉरिटी से, अथॉरिटी बोलने से कमिश्नर या कोर्ट की अथॉरिटी से, रिड्रेसल फोरम की अथॉरिटी से। हम लोग टाइम लिमिट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम जब हुई तो उसके बाद लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, कब तक तुम ये बात रख सकते हो कोर्ट में? विद इन 6 मंथ। अंडरलाइन करो, विद इन 6 मंथ। लिमिटेशन एक्ट लिमिट करता है, टाइम लिमिट। हाँ, हर जगह पे इस तरह के क्लाउजेज के साथ तुम्हारे को रीजनेबल, अगर सफिशियंट रीजन रहे, सो सफिशियंट रीजन पे टाइम का एक्सटेंशन मे बी ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। वर्ड इज मे बी ग्रांटेड, वर्ड इज मे बी ग्रांटेड। जब अथॉरिटी को लगेगा कि सफिशियंट रीजन था, 6 महीने से बीमार था वो, इंडिया के बाहर था वो, किसी और वजह से नहीं आ सकता था, ऐसा लगना चाहिए, तब जाकर अथॉरिटी में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो किस काम के लिए वो पहुंचा है और क्या काम करेगा ये अथॉरिटी, रिड्रेसल फोरम क्या करेगा? टू हियर एंड डिसाइड क्लेम। अच्छा, अगर कभी भी सिर्फ क्वेश्चन इस बात का है कि पर्टिकुलर पेमेंट अंडरलाइन करते जाना, एट द एग्रीड रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम और ऑन ऑफ डे इज ड्यू टू एम्प्लॉई और नॉट, तो ये सब के लिए हमारे पास एक और एक्ट है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, उसके अंदर कवर किया जाएगा, ना कि 1948, ये 1936 में कवर। एम्प्लॉयर अगर लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेस देता है पेमेंट एम्प्लॉय को, ज़्यादा देता है तो अच्छी बात है, हम लोग उसको अच्छा एम्प्लॉयर बोलेंगे, लेकिन यूजुअली ऐसा मिलता नहीं है। वो क्या करेगा? कम देता है, लेस द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड। तो अगर ऐसा करेगा तो क्या उसके ऊपर फाइन पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? हाँ, अब हम लोग को याद रखना है सेक्शन 22। कौन सा सेक्शन? आपको बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, पीनल प्रोविजंस। सो इम्प्रिजनमेंट, क्या पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन ₹500 और बोथ। चैप्टर कंप्लीट हुआ।